नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था जो 2023 में, उसका हम पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो पूरा अच्छे से पेपर देख लीजिए और इसका हम पीडीएफ भी एज टी जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको जो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनकार्नेशन क्लासेज, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक उसका दे दिए हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मूल स्वर है तो निम्न में से कौन सा मूल स्वर है? तो आप सभी लोग जानते हैं मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। तो बस यही आपके वर्णमाला में केवल ऐसे 4 ही जो है मूल स्वर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, री। ठीक, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं अर्ध स्वर किसको कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न अक्षर में महाप्राण है। एक आपका होता है अल्प प्राण, एक होता है आपका महाप्राण। एक क्या होता है? एक आपका अल्प प्राण होता है, एक होता है आपका महाप्राण। तो अल्प प्राण में आपका आता है 1, 3, 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, तथा महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, ये जो वर्ड आते हैं यह आपका अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपका देखिए पहला यानी कि का जो है ये आपका अल्प प्राण का है, लेकिन इसलिए आपका ये वाला नहीं होगा। इसके बाद देखिए चा, छा, जा, झा, यानी कि चा भी पहला वर्ड है, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद या भी आपका नहीं होगा, यह आपका अर्ध स्वर में आता है। ठीक, इसलिए आपका राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा इसमें वानर। क्या हो जाएगा? वानर आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द पट नहीं होगा बल्कि पट्ट होगा, और क्षेत्र में यहाँ पे ये वाला अच्छा होगा, और मिष्टान्न में आधा ना नहीं होगा, केवल सिंगल ना होगा। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है आपका अस्थावर। ठीक है, पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण। क्या होता है? अपूर्ण। ठीक है, स्थिर का होता है आपका चलायमान, चलायमान या गति। ठीक है, या गतिमान। ठीक, और चल का होता है अचल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब आगे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि स्वराघात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वराघात, यानी कि जो चीज हमें बोलने में कहाँ पे कितना बल देना पड़ता है, कहाँ पे कितने वर्ड की स्पष्टता होनी चाहिए, इस सब चीज के लिए स्वराघात का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर या वक्ता द्वारा विशेष बल दिया जाता है तो उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अति लघुत्तरीय है, यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब किस शब्द पे कितना जोर देना है, कितना जोर नहीं देना है, तो उससे क्या होता है, उससे शब्द के अर्थ की स्पष्टता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं आपके? इसकी परिभाषा पहले सबसे पहले लिख दीजिएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूते हुए हवा मुख के दोनों ओर या दोनों बगल से बाहर निकलती है तथा जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। वो कौन सा हो जाएगा? ला हो जाएगा। ये एक ही ऐसा वर्ड है जो ला है, वह आपका पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि को परिभाषित कीजिए।
लिपि का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी शब्द को या किसी भी अक्षर को जब लिखते हैं तो वो किस ढंग से लिखते हैं, उस कला को जो है लिपि कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है, ठीक। तो जैसे देवनागरी भाषा में जैसे हमने ये लिखा है, इसका एक तरीका है लिखने के लिए। अभी अगर आपको कहा जाएगा उर्दू लिखने के लिए, उर्दू कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ उल्टे, तो उसका एक अलग अपना तरीका है, ठीक। अंग्रेजी है, उसका एक अलग तरीका, उसका एक अलग डिजाइन है लिखने का तरीका, ठीक। तो वो जो तरीका होता है, यानी कि वही जो लिखने का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जो बनाने का तरीका होता है प्रतीक चिन्ह, वही आपका क्या होता है, लिपि होता है, ठीक। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा, आर्य तथा उन्नति का विलोम लिखिए। आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ ना। आर्य क्या हो जाएगा, आर्य का अनार्य हो जाएगा, और उन्नत क्या हो जाएगा, उन्नत का हो जाएगा आपका अवनति। उन्नति मतलब होता है प्रोग्रेस करना, अवनति मतलब होता है नीचे आना, ठीक, यानी कि डाउन, किसी चीज में डाउन या कमी, ठीक। और उन्नति मतलब किसी चीज में प्रोग्रेस या उत्थान, ठीक। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और अनार्य मतलब होता है जो मतलब श्रेष्ठ ना हो या नीच, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, ठीक। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कारक, ठीक। जब कारक हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, अर्थात कारक क्रिया को करने वाला होता है। हिंदी में इनकी संख्या 8 है। जैसे कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा अपादान, संप्रदान, अपादान के लिए ये सब होता है ना, संबोधन है वो, अरे ऐसे करके होता है, कितना 8 होता है तो टोटल ना। तो ये 8 कारक चिन्ह आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। ये आपका जो थोड़ा बहुत उसमें भी आपका काम देगा, थोड़ा क्या सबसे ज्यादा संस्कृत में भी आपका काम देगा, ठीक। कारक चिन्ह तो क्या कारक परिभाषा हो गई यही, यानी कि कारक संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, ठीक। जैसे अगर मान लिया जाए पेड़ पत्ते से गिरे, पेड़ पत्ते से नहीं, पेड़ से पत्ते गिरे, है ना, पेड़ से पत्ते गिरे, ये हो गया। अब क्या होगा, पेड़ सी, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरे यानी कि पत्ता, अब क्या हो रहा है, पेड़ से क्या हो जा रहा है, अलगाव हो रहा है ना। तो जब अलगाव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक, पंचमी विभक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपादान कारक का चिन्ह पूछा गया, यह 5वां कारक है जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु को अलग होने का बोध कराता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है अलगाव के अर्थ में होता है, यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो अभी हमने बोला ना कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो से जो चिन्ह होता है ये अलगाव के अर्थ में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक और उदाहरण ले लिया है, बच्चा छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पे जो छत से जो ये से गिरा है ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलगाव के अर्थ में आपका ये अपादान कारक का चिन्ह यहाँ पे लगा है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण के लिए कौन कौन कारण है। अब देखिए ये आपका कुछ पैडागॉजिक क्वेश्चन है। अशुद्ध उच्चारण के क्या होते हैं, निम्न कारण होते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उसके कई कारण हो सकते हैं, वो क्यों जो है अशुद्ध कर रहा है, उसके अंदर कौन सी कमियां हैं, ठीक। इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, आप इसको बना के भी लिख सकते हैं कि किसी भी बच्चे का शारीरिक विकार या इसमें हकलाने या तुतलाने का भी कारण हो सकता है, ठीक। ये आपका पहला कारण होगा। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय बोलियां का प्रभाव हो सकता है। जैसे वह अपने क्षेत्र में कैसे वो बोलता है, जैसे कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, पूर्वांचल में लोग अवधी बोलते हैं, तो क्या होता है। तो लेकिन अगर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वो तो शुद्ध हिंदी परिमार्जित भाषा पढ़ाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, उसमें उच्चारण उसका क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं।
तो उसी चीज का बता रहा है कि क्या क्या ऐसे कमियां हो सकती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी कि बच्चे को अगर अक्षर या मात्रा का अच्छे से ज्ञान नहीं है तभी वो उच्चारण करने में गलती करेगा। ठीक, इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण है चौथा, जैसे वह मान लीजिए डर रहा है या अत्यधिक प्रसन्न हो गया या किसी चीज में उसे शंका है तभी वो गलती कर सकता है उच्चारण करने में, है ना। इसके बाद अगला है आपका उच्चारण शिक्षा का अभाव, सॉरी उच्च शिक्षा का अभाव। उच्च शिक्षा का मतलब यह है कि जैसे उसने हाई क्वालिफिकेशन उसके पास ना हो, जैसे उन्होंने केवल अगर मान ली 3-4 तक पढ़ के छोड़ दे तब भी वो क्या उतना अच्छा बोल पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। अगर मान लीजिए वही ग्रेजुएशन किया हो, इंटर पास हुआ, तो वह अच्छे से बोल लेगा, हिंदी का उच्चारण कर लेगा ना। तो वही चीज होता है कि यानी कि उच्च शिक्षा का अभाव, यानी कि अगर उच्च शिक्षा किया तब तो बोल लेगा अच्छे से, उच्चारण कर लेगा। अगर उच्च शिक्षा उसके पास नहीं है तो यह भी एक कारण हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन पूछा, अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या समझाइए। ठीक, तो अयोगवाह क्या होता है, हमने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं जिसमें उसे अयोगवाह वर्ड कहलाते हैं। ठीक, या उसे अयोगवाह कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर की सहायता से और ना ही व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर और व्यंजन दोनों उसमें क्या होते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, दोनों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अब इसका कंसेप्ट समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए, जैसे जब आप किसी भी वर्ड को उच्चारण करेंगे अगर उसमें ना स्वर की आवश्यकता पड़ रही है ना व्यंजन की, यानी कि उसमें दोनों के गुण नहीं पाए जाते हैं, और अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे जो वर्ड है ये आपके केवल 2 वर्ड हैं, कौन से, अंग और आहा। ठीक, तो बस इसी चीज को हमने परिभाषित कर दिया अच्छे से। इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जो स्वर और व्यंजन की दोनों सहायता से या जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे अयोगवाह वर्ड कहते हैं। यह भी हम लिख सकते हैं, तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ी सा हम इसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ना, इसे हम और क्या कह सकते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं, अर्थात करके एक लाइन हम और जोड़ देंगे, ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इसे स्वर और व्यंजन दोनों के व्यक्त किया जाता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 2 है, कौन सा हो जाएगा, एक आपका आहा हो जाएगा, एक आपका अंग हो जाएगा, एक आपका आहा हो जाएगा। ठीक, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी का रचनात्मक विधि को समझाइए। अब पेस्टोलॉजी क्या होता है सुनिएगा। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि कौन सी होती है, निम्न होती है। पहली विधि क्या है, इस विधि से लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने टुकड़ों को संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। अब जैसे लकड़ी का गुटका हुआ या प्लास्टिक का टुकड़ा हुआ तो उसमें क्या हो जाए, उससे उसके जो टुकड़े होते हैं वे रेखा के होते हैं, उसमें वृत्त भी बने हो सकते हैं या अर्धवृत्त आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब पेस्टोलॉजी के रचनात्मक एक विधि है। ठीक, इसके बाद अगला है आपका, इस विधि में छात्र पहले वर्ड को देखता है तत्पश्चात टुकड़ों को खोजता है। यानी जैसे उसने वृत्त देखा या कुछ देखा तो क्या करेगा, वो टुकड़ों को खोजेगा वैसे उसी आकार का। ठीक, और उसी प्रकार वैसे ही वर्ड बनाने का प्रयास करेगा। ठीक, यानी कि फिर वो देखकर वैसे ही अपने कॉपी पर वह वर्ड बनाने का प्रयास करेगा। ठीक, इसके बाद अगला है, इस विधि से पहले सरल वर्डों को तथा बाद में कठिन वर्ड बनाना है। यानी कि पहले क्या करता है, पहले वो सरल सरल वर्ड को पहले लिखता है, पहले छोटा आ लिखता है फिर बड़ा आ लिखता है, धीरे धीरे जब उसका अभ्यास हो जाता है फिर वो तब री यानी कि और हा यानी कि कुछ कठिन वर्ड भी वो धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शिरोरेखा पूछा है। लिखिएगा, देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं।
अब इतने में आपका जवाब हो गया, लेकिन अति लघु उत्तरीय है तो थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। हिंदी भाषा में लिखा हुआ शब्द सिरोरेखा विहीन के बिना अशुद्ध माना जाता है। यानी कि जब आप कोई भी शब्द लिखते हैं, अगर उस पर सिरोरेखा अगर आपने नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। ठीक, जैसे हमने उदाहरण के लिए क्या किया, जैसे कि हमने लिखा है बालक घर जाता है, तो इसके ऊपर हमने देखिए यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे हमने जो ये पारा है लाल कलर से, यह है आपका यही सिरोरेखा। ठीक, जैसे कि हमने एक और पार दिया, यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये भी आपका सिरोरेखा है। यहाँ पे ये भी आपका एक सिरोरेखा है। ठीक, यानी कि जो हम लोग किसी भी शब्द को जब लिखते हैं उसके ऊपर जो पाई यानी कि पारते हैं, वही आपका सिरोरेखा होता है। ठीक, चलिए उदाहरण के लिए सभी शब्द के ऊपर लाइन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वर्डों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। तो वर्डों का उच्चारण स्थान पूछा है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी परिभाषा लिख देंगे। मुख के जिस भाग से वर्डों का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कौन कौन सा, जैसे आपका हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ। तो इन सब का उच्चारण स्थान कैसे होता है, किन किन वर्डों का होता है। जैसे कंठ का होता है का वर्ग प्लस आ और हा, ये होता है। तालु का क्या होता है, तालु का आपका होता है चा वर्ग का पूरे वर्ड होते हैं, फिर इसके बाद छोटी बड़ी, फिर सा आता है तालव्य सा, फिर इसके बाद या, ये सब बोले जाते हैं। इसके मूर्धा वाला टा वर्ग पूरा बोला जाता है, फिर इसके बाद री बोला जाता है, फिर दंत सा मूर्धा सा बोला जाता है। ठीक, इसके बाद दंत की बात करेंगे तो दंत में आपका ता वर्ग पूरा आता है, फिर इसके बाद ला आता है और सा आता है। ठीक, ओष्ठ से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, ओष्ठ से आपका पा वर्ग पूरा बोला जाता है वर्ड, पा वर्ग माने पा फा बा भा मा, इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों वर्ड भी बोले जाते हैं। इसके बाद नासिका की बात करें, नासिका से आपका सभी वर्ग के पंचमाक्षर, सभी वर्ग के पंचमाक्षर जो वर्ड होते हैं वे सभी नासिका से बोले जाते हैं। ठीक, इसके बाद कंठ तालु से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, ए और ऐ बोले जाते हैं। ये कैसे बोले जाते हैं, ये अगर पूछा जाएगा ए और ऐ जो कंठ यानी कि इसमें कंठ का भी है और तालु का भी, यानी कि अगर हम ए को करेंगे, ए आपका किससे मिलकर बना है, सबसे पहले आपका छोटा आ प्लस छोटी ई से जब आप बनाएंगे, सॉरी छोटी, तो क्या हो जाएगा आपका ए बनेगा। तो ये आपका ये जो बना, ये आपका एक यह कंठ से है, एक आपका तालु से है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक कंठ है और यहाँ पे एक तालु है, तो अगर एक कंठ तालु से मिलकर बनाते क्या हो जाएगा, कंठ ताल से हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। ऐसे ही आपका एक है कंठ ओष्ठ, यह भी आपका एक कंठ से बोला जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा, एक आपका आ हो जाएगा, एक आपका ओ हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ से जो बोला जाता है। ठीक, जैसे देखिए आपका एक ऊ हो जाएगा, एक हो जाएगा आ प्लस ऊ, तो आपका हो जाएगा ओ। ठीक, अगर यहाँ पे हम बड़ा ऊ कर दें और बड़ा आ कर दें तो आपका हो जाएगा औ। ठीक, ओ औ, बात समझ में आई। तो यह भी अगर दो वर्ड बोले जाते हैं मिक्स करके तो इसके भी क्या हो जाएंगे, दो उच्चारण स्थान होंगे, कंठ और ओष्ठ दोनों होंगे। ठीक, बात समझ में आई, आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। यानी कि जो बच्चा अगर लिखेगा तो उसमें क्या महत्व हो जाएगा, उससे क्या लाभ मिल जाएंगे, ये सब लिखना है इसमें। लिखिएगा, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व निम्न है, कौन कौन सा है, इससे एकाग्रता का विकास होता है तथा तर्क एवं चिंतन, भाषा शैली का भी विकास आदि होता है। ठीक, जब कोई बच्चा लिखेगा तो उसकी भाषा शैली जो होती है उसका विकास होगा ना, धीरे धीरे वो लिखना जान जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होगी, वो नए नए शब्द सीखेगा तो उसके बारे में जानेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, छात्रों में शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना वो सीख जाएगा बच्चा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना है।
यानी कि उसको वो क्या करेगा, जब वो लिखेगा धीरे धीरे तो धीरे धीरे वो अक्षर उसका सुडोल का मतलब उसकी राइटिंग अच्छी बनने लगेगी। ठीक, उसकी राइटिंग क्या हो जाएगी, अच्छी बनने लगेगी, सुंदर बनने लगेगी। इसके बाद अक्षर को बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देगा धीरे धीरे जब वो लिखता रहेगा ऐसे बराबर। तो ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्डों का लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या वर्डों को लिखते समय, यहाँ पे होना चाहिए कोना, वर्डों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या रखनी चाहिए सावधानियां, तो वर्डों को लिखते समय विद्यार्थियों को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, वर्ड का सही बनावट होना चाहिए। अगर वो सही से अगर आ नहीं लिख पा रहा है तो यानी कि वो अशुद्ध लिख रहा है। ठीक, यानी कि अच्छे से उसको आ बनाने आना चाहिए, या कुछ भी जो भी वो लिखे उसे वो वर्ड बनाने आना चाहिए। ठीक, जैसे हमने आ लिख दिया, हमने का लिख दिया, हमने खा लिख दिया, कुछ भी जो लिखा वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, शब्दों और वर्डों के बीच पर्याप्त और एक समान दूरी होनी चाहिए। ठीक, जैसे जो आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा शब्दों और वर्डों, तो इनके बीच बराबर जो एक दूरी होती है, जो जैसे मान लीजिए आप आधा सेंटीमीटर या आधा से आधा सेंटीमीटर जो भी दूरी आप छोड़ रहे हैं वो हर आप शब्द के बीच में उतना छोड़िए। ऐसा नहीं कभी किसी को गजन लिख दीजिए, किसी को बिरड़ लिख दीजिए, ऐसे मत करिएगा, अच्छे से। ठीक, अच्छे से बच्चे लिखेंगे तभी तो उनकी राइटिंग अच्छी लगेगी। तो हमें ये हमेशा सोच के चलना है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे और बच्चे से कैसी उम्मीद रखेंगे कि वो कैसे लिखे। अगर आप इतना मतलब माइंड में आप लेकर चलेंगे तो आप जो पैडागॉजी वाला क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक, वो भी हिंदी पैडागॉजी और कोई भी पैडागॉजी हो, तो आप केवल इतना ध्यान रखकर चलिए कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे क्या चीज, और बच्चे क्या चीज गलती करते हैं, छोटे बच्चे। बस अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगला है, सभी वर्डों का झुकाव एक समान होना चाहिए, एक लय में सभी वर्ड लिखे होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कोई चिरेक टांग से लिखा है तो कोई ऐसे लिखा, कोई राइटिंग बना के फिर कोई और डिजाइन में लिख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्टाइल में लिखना चाहिए। अगर आप लंबा लिख रहे हैं तो लंबा लिखिए, गोल लिख रहे हैं तो आप गोल लिखिए, जो आप लिख रहे हैं आप एक ही राइटिंग में आप लिखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अगला है, सभी वर्ड सीधे लिखे होने चाहिए। यानी कि जैसे सीधे का मतलब ये होता है जैसे सीधे सीधे पूरा बुक में लिखा होता है ऐसे ऐसे लिखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जैसे आपको ऐसा नहीं का बनाना है तो ऐसे बनाए, ऐसे नहीं बनाए। आपको जब अगर का बनाना है तो ऐसे सीधा बनाए। ठीक, का या कुछ भी जो भी आपको लिखना है, जैसे लिखना है आपको शेर, तो शेर आप ऐसे मत लिखिए। ठीक, आप यानी कि आपने टेढ़ा लिख दिया तो आप ऐसे लिखिए। ठीक, आपने सीधे सीधे लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका, वाचन किसे कहते हैं। वाचन मतलब क्या होता है, वाचन मतलब होता है बोलना, यही ना। तो वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, किसी भाषा में लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और समझना ही क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। ठीक, जैसे समाचार पत्र तथा पुस्तकों का वाचन करना, जैसे कोई समाचार पत्र पढ़ता है तो क्या करता है वो, उसका क्या करता है, वाचन करता है, यानी कि पढ़ के सुनाता है बोल बोल कर। ठीक, यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका होता है शाश्वर वाचन, दूसरा आता है आपका मौन वाचन। अब शाश्वर वाचन क्या होता है, शाश्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को शाश्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक, ये आपके क्या कहलाते हैं, शाश्वर वाचन। इसके बाद अगर हम लोग मौन वाचन की बात करेंगे तो मौन वाचन आपका शब्दों के उच्चारण के बिना वाचन करना ही मौन वाचन कहलाता है। ठीक, यानी कि आप जो है अपने मन में ही पढ़िए, उसका आप उच्चारण मत करिए, वो क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका हो गया पूरा पेपर सॉल्व। ये हमारे चैनल का नाम है इनकारनेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा इनकारनेशन क्लासेज, इसी पर आपका ये वीडियो पड़ा है। और आपको अगर जुड़ना हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो आपका यहाँ पे देखिए
इसका जो है नाम दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का इनकारनेशन क्लासेज, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक, और आपको कोई समस्या हो तो वहां पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।